हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम सब क्लास 12 के इंग्लिश लिटरेचर का प्रोज साइड से पहले चैप्टर का आखिरी पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसके पहले आप लोगों को 16 पैराग्राफ तक पढ़ा दिया गया है। 4 अलग अलग वीडियोस उसके लिए रिलीज किए गए हैं हमारे यूट्यूब चैनल कैप वर्ल्ड 71। ठीक है, एक बार फिर से सुन लें, कैप वर्ल्ड 71 इस पे डाल दिया गया है। और आज आखिरी पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। 17वां पैराग्राफ से चालू होता है, सॉरी पैराग्राफ आखिरी नहीं है, पार्ट आखिरी होगा। 17वां पैराग्राफ है, कह रहा है आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। कह रहा है कि कुछ तो खास बात है हिंदुओं में, कुछ तो खास बात है हिंदुस्तान की संस्कृति में कि इसने जो है अपने संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखा है। इट हैज विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सरियन, पर्सियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हम सब इस बात के सबूत रहे हैं, गवाह रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे सामने बेबीलोन सभ्यता समाप्त हो गई, सरियन सभ्यता समाप्त हो गई, इजिप्टियन सभ्यता समाप्त हो गई, पारसियों की सभ्यता समाप्त हो गई। कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने आसपास नजर दौड़ाइए। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस। तो आज क्या आपको वो रोम दिखाई देगा? क्या आपको वो वाला यूनान दिखाई देगा? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबॉन? क्या आज के समय में आपको वो इटली दिखाई देगा जो कभी गिबॉन के समय में हुआ करता था? गिबॉन जो कि इटली के जो है, कहते हैं कि गिबॉन जो है एक प्रकार से इतिहासकार थे। ठीक है, एक हिस्टोरियन थे जो इंग्लिश हिस्टोरियन थे, है ना। तो 18th सेंचुरी में यानी 18वीं सदी में वो काफ़ी फेमस हुए थे। तो कह रहे कि उनके समय का जो इटली था, क्या आपको बिल्कुल उस प्रकार का इटली आज दिखाई देगा? आपको नहीं दिख सकता है। और अदर द एंशिएंट रोम, या फिर प्राचीन रोम, फॉर द रोम वाज इटली, या फिर आज का एक समय है, एक दौर है कि पता नहीं चलता है, ठीक है, कि कभी रोम इटली हुआ करता था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे और समझेंगे कि कई संस्कृतियां इस संसार में आई और आके चली गई। ठीक है, आई तो लेकिन आके चली गई। लेकिन भारत की संस्कृति ज्यों की त्यों है, जैसे कि तैसे है। गो टू द ग्रीस वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एडिक सिविलाइजेशन। लेखक कहते हैं कि आप ग्रीस जाइए, यूनान जाइए, जहां पर दुनिया की एक सुप्रसिद्ध सभ्यता हुआ करती थी, एडिक सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद में लेखक कहते हैं कि देन कमिंग टू इंडिया, आप भारत चले आओ, लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड एंड देन लुक अराउंड यू। और लेखक कहते हैं कि फिर आप अपने इतिहास को पढ़ो, चारों तरफ देखो। ठीक है, और उसके बाद जो है चारों तरफ देखो, यू विल बी कॉन्स्टेंट टू से, तो आप ये कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट बाध्य हो जाना। यस, हाँ, आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग। मैं पुराने भारत को, प्राचीन भारत को आज भी जीवित यहाँ पर देखता हूँ। तात्पर्य है कि लेखक कहते हैं कि आप पुराने देशों को, इतिहासों को पढ़िए और फिर उनके वर्तमान इतिहास को पढ़िए, तो आप पाएंगे कि उनमें ह्यूज डिफरेंस होगा, यानी कि बहुत भारी भरकम डिफरेंस, यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। किंतु अब भारतीय संस्कृति को, चाहे जितनी भी पुरानी, जितनी भी प्राचीन हो, आप उन्हें देखिए और आज करेंट टाइम में भारत को देखिए, भारत की संस्कृति को देखिए, आप ये कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया की बाकी संस्कृतियां इधर से उधर हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति और सभ्यता में कोई परिवर्तन अभी तक नहीं आया। आगे कहते हैं, ट्रू, सच है, देयर वेयर डंगेस टू। आप भारत में देखेंगे कई जगह पे आपको जो है गोबर का ढेर, तात्पर्य है कि कचड़ों का ढेर आपको दिखाई देगा। ठीक है, आगे लेखक कहते हैं कि टू हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, बट देयर आर रिच ट्रेजर बर्डिड अंडर देम। ठीक है, लेकिन जहाँ कहीं भी आप कचरों का ढेर देखते हैं, लेखक कहते हैं कि उन कचरों के ढेर के नीचे, ठीक है, रिच ट्रेजर मतलब शाही खजाने छिपे हुए हैं। लेखक कहते हैं कि आप कूड़ा करकट हमारे राष्ट्र में कहीं देख सकते हो, जरूर दिखेगा, लेकिन लेखक कहते हैं कि आप उसे सिर्फ कूड़ा करकट समझने का भूल मत करना। जहां भी आपको कूड़ा करकट दिखाई देगा, ठीक उसी के नीचे जो है, लेखक कहते हैं कि यहाँ पे खजाना छिपा हुआ है। ठीक है, इसके कई मतलब हो सकते हैं। लेखक क्या बोलते हैं कि भाई एक समय था, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, हमारे मिट्टी में सोना ही सोना होता था। फिर अंग्रेजों ने अंग्रेज आए और भारत को लूटे, फिर पता चला कि जो है सारे सोना उड़ा ले गए। दूसरी चीज कहने का अर्थ है कि भारत की भूमि एक से बढ़कर एक जो है
वीर सपूतों को, ठीक है। तो एक से बढ़ करके एक जो है खनिज पदार्थों को, यानी क्या नहीं दिया है हमारे राष्ट्र ने, हमारी मातृभूमि ने हमें। तो लेखक कहते हैं कि आप मत सोचिएगा कि यहाँ सिर्फ कचरा का ढेर है, नहीं जी, जहाँ कचरा का ढेर है वहीं पर आपको जो है शाही खजाने छिपे हुए मिलेंगे। आगे लेकर कहते हैं एंड द रीजन व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द एंड which Hinduism said before it was not development along material but a spiritual line। अब एक सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों भारतीय संस्कृति और सभ्यता नष्ट नहीं हो पाई, ये अपने आप को कैसे सरवाइव कर ली। तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि जब हम लोग अपने भविष्य और विकास की चिंता किए और जो है उसके लिए मार्ग निर्धारित किए, तो हमने वो मार्ग चुना जो स्पिरिचुअलिज्म से भरा था, यानी अध्यात्म से भरा था। आध्यात्मिक मार्ग को हमने चुन लिया। हमने भौतिकवाद को अपने जीवन में महत्व नहीं दिया। हम अपने विकास के लिए भौतिकवाद को रास्ता नहीं बनाया, हम लोगों ने नहीं बनाया। हमने अध्यात्म को जो है, ठीक है, देवी देवता पूजा पाठ आत्मा परमात्मा, हमने इन चीज़ों को अपने विकास का मार्ग बनाया। और यही रीज़न था कि हम सर्वाइव कर गए और बाकी सब नष्ट हो गए। आगे लेकर कहते हैं आवर सिविलाइजेशन आवर कल्चर आवर स्वराज, हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति और हमारा स्वराज स्वाभिमान स्वाधीनता, ठीक है, कह रहे हैं ये सब डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, वो अपनी इच्छाओं को बढ़ाने पर निर्भर नहीं करता है। यानी हमारी खूब सारी इच्छा होंगी तो इससे हमारी संस्कृति और सभ्यता का कोई पहचान या परिचय नहीं मिलता है। लेखक कहते हैं कि सेल्फ इंडल्जेंस या फिर अपनी इच्छाओं में लिप्त होना भी हमारी सभ्यता और संस्कृति का पहचान नहीं है, ठीक है। या हमारी सभ्यता संस्कृति अपनी इच्छाओं में लिप्त होने पर भी नहीं है, नहीं निर्भर करती है इन पे, बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट एंड सेल्फ डिनायल। लेखक कहते हैं कि यदि हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं, नियंत्रण पा लेते हैं, ठीक है, अपनी इच्छाओं का त्याग कर दे, डिनायल त्याग बोलते हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन नियंत्रण बोलते हैं, तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, अपनी आत्म इच्छाओं का त्याग करते हैं, इसमें हमारी सभ्यता है, इसमें हमारी संस्कृति है। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सुटेड टू यूरोपियन बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया इफ वी एंडेवर टू कॉपी इट। लेखक कहते हैं यूरोप की सभ्यता, इस बात में कोई शक नहीं है कि यूरोप के लोगों को सूट करती है, ठीक है, लेकिन अगर भारत के लोग इस सभ्यता को नकल करने गए तो मेरा इसमें मानना है, ठीक, कॉपी मतलब नकल करना होता है, भारत जो है रूइन का अर्थ होता है बर्बाद हो जाना, विनाश, ठीक है, भारत का विनाश हो जाएगा। यदि भारतीय संस्कृति के लोग अगर यूरोपीय संस्कृति को अपनाने गए उनका विनाश हो जाएगा। यूरोप की सभ्यता, यूरोप की संस्कृति यूरोप के लोगों के लिए बहुत अच्छी है, इसमें नो डाउट, मतलब कोई शक नहीं है, लेकिन हम सब के लिए यह उचित नहीं होगा। आगे लेखक कहते हैं दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट एडॉप्ट और एसिमिलेट व्हाट एवर मे बी गुड और कैपेबल टू एसिमिलेट। लेखक कहते हैं ऐसा नहीं है कि हम अपनी संस्कृति में किसी चीज को एसिमिलेट मतलब होता है घोल लेना, मिला लेना, हम मिला नहीं सकते हैं, या फिर कोई नई चीज़ों को हम एडॉप्ट नहीं कर सकते। एडॉप्ट मतलब होता है अपनाना, हम अपना भी सकते हैं और अपनी संस्कृति में चीज़ों को मिला भी सकते हैं, लेकिन वह गुड मतलब अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वो कैपेबल होना चाहिए। कैपेबल का मतलब होता है सक्षम, है ना, वो सक्षम होना चाहिए। अगर लगेगा हमें कि नहीं ये चीज़ हम अपने संस्कृति में ऐड कर सकते हैं, ये हम अपने सिविलाइजेशन में ऐड कर सकते हैं, तो हम कर लेंगे। लेकिन अगर हमें ये लगेगा कि नहीं इन चीज़ों को हम अपने संस्कृति में ऐड नहीं कर सकते हैं, तो हम उसे ऐड नहीं करेंगे। आगे लेकर कहते हैं कि बाय अस as it does not also mean that even the European will not have to be the part of whatever evil might have crept into it। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है, यूरोपीय महादेश के लोगों को भी सोचना चाहिए कि यदि कोई बुराई अगर उनके सभ्यता में घुस गई है, क्रेप्ट घुस जाना, ठीक है, घुल मिल जाना। लेखक कहते हैं कि अगर कोई बुराई, कोई इविल बुराई, है ना, अगर उनकी संस्कृति में घुस गई है तो जरूरी नहीं है कि वो लोग इसका हिस्सा बने। गलत चीज़ों को त्याग भी सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम उसका हिस्सा बने। तो यूरोपीय महादेश के लोगों को थोड़ा सोचना होगा और उन्हें ये सोच समझ करके निर्णय लेना होगा कि क्या सही है, किस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए और क्या गलत है, किस चीज़ों को हमें सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, किस चीज़ का गिव अप कर देना चाहिए, ये उन्हें जरूर सोचना चाहिए, ठीक है। आगे कहते हैं कि द इंस्टेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन इविल एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट यूरोपियन देमसेल्फ विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक। लेखक कहते हैं कि आजकल ये जो हम खोज करने में लगे हुए हैं, ठीक है,
इंसेंस्ड सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट, आराम वाली जो वस्तुओं के लगातार हम जो है रिसर्च में लगे हैं, खोज में लगे हैं, शोध में लगे हैं, उन्हें बना रहे हैं, ला रहे हैं। एंड देयर मल्टीप्लीकेशन इज सच एन इविल, और जिस हिसाब से हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते जा रहे हैं, मटेरियल कंफर्ट के चीज़ों को एक के बाद एक मार्केट में उतारते जा रहे हैं, लेके आते जा रहे हैं, खोज करके, शोध करके। लेकिन कहते हैं कि इज सच एन इविल, ये इतनी बड़ी बुराई है, आई वुड मेक बोल्ड टू से दैट, मैं निर्भीक होकर कहना चाहता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, किसी से मैं नहीं डरता। गांधी जी कहते हैं कि मैं निर्भीक होकर के आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, या फिर यूरोपियन लोगों से कहना चाहता हूँ कि यूरोपियन देमसेल्फ विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक, कि यूरोप के लोगों को, यूरोपियन है ना, यूरोप के लोगों को रीमॉडल देयर आउटलुक। रीमॉडल का मतलब पुनः रूप देना, आउटलुक का मतलब होता है दृष्टिकोण। जिस दृष्टिकोण से यूरोपीय लोग आज तक जीते आए हैं, मेरा दावा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इन लोगों को अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। एक दिन रियलाइज होगा कि कोई ना कोई जो ये काम करते हैं वो गलत है और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे फिजिकल रिलेशनशिप वहाँ पर कोई किसी से बना लेता है, मतलब पेरेंट्स और जो है बच्चों में भी ये देखने को मिलता है। क्या करते हैं अब, ऐसे कई अधिकांश यूरोपीय देश हैं जो अब इस पर स्ट्रिक्ट निर्णय ले रहे हैं। फ्रांस उसमें से एक है, जब इन्होंने कहा कि अपने जो है ब्लड रिलेशन में कोई जो है फिजिकल नहीं होगा, क्योंकि इससे जो है जेनेटिक बीमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रही है। गांधी जी 80 साल पहले कह के गए थे, लगभग 80 साल पहले कह के गए थे कि हम सब लोगों को ये सोचना होगा, समझना होगा, ठीक है, कि जितना जल्दी हो सके हम उन विचारों को अपना लें जो हमारे लिए सही है, और उन विचारों को हम त्याग दें जो हमारे लिए गलत है। आगे फिर लेखक कहते हैं, if they are not to perish under the weight of the comfort to which they are becoming slave। यदि लेखक कहते हैं कि अगर वो गुलाम नहीं बनना चाहते, जिस तरह से आज मशीनों के वो लोग गुलाम होते जा रहे हैं, चीज़ों के गुलाम होते चले जा रहे हैं, यूज टू होते जा रहे हैं, लेखक कहते हैं कि अगर ये नहीं बनना चाहते तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब उनको अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं वो संकट में पड़ जाएंगे और वो चीज़ों के गुलाम होते चले जाएंगे। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग। ऐसा हो सकता है कि शायद मेरी जो शिक्षा दीक्षा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आप लोगों को, हो सकता है कि वो गलत हो, ठीक है। हो सकती है कि मेरी पढ़ाई लिखाई आपको गलत प्रतीत हो गए, लेकिन लेखक कहते हैं, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर गोल्डन फ्लीस इज कॉट सर्टेन डेथ है। लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं भारत के लोगों के लिए साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ कि अगर भारतीय लोग गोल्डन फ्लीस के पीछे भागे, मतलब ऐशो आराम के जीवन के पीछे भागे, तो उनका विनाश तय है, इनका मरना तय है, इनको मरने से कोई बचा नहीं सकता है, ठीक है। यानी ऐशो आराम के जीवन के लिए हम नहीं बने हैं, हम बने हैं अपने शरीर का भरपूर प्रयोग करने के लिए। तो इसलिए हमें हर वो काम जो लगे कि हम अपने हाथ पांव का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, हमें उन्हें करना चाहिए। अगर नहीं लगे कि नहीं हो, नहीं हो सकता है, तो हम उसके लिए मशीन की सहायता ले सकते हैं। जैसे आपको क्या बताएगा, हमारे घर में अगर वॉशिंग मशीन है तो क्यों है, तो इमरजेंसी के लिए, कि अगर मान लीजिए बहुत कम समय में आपको कपड़ा धो के फिर उसे सुखा कर पहन के कहीं निकल जाना, तो बहुत ज़रूरी है, उस समय वॉशिंग मशीन उपयोगी है, हमें ऐसा कर लेना चाहिए। थोड़ा सा मसाला पीसना है तो आप उसके लिए मिक्सर मशीन का प्रयोग करते हैं, नहीं करना है भैया उसे हाथ से कर लीजिए, सिल लोड़े से कर लीजिए, मिक्सर से ना करें। लेखक कहते हैं कि आप सब जान लीजिए, अगर आप ऐश्वर्य आराम के जीवन के पीछे भागते हैं तो आपका मरना तय है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेट अस इनग्रेव आवर हार्ट ऑन द मोटो ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफर। एक पश्चिम देश के फिलोसफर यानी दार्शनिक थे, उनका अपना एक मोटो था, जीवन का अपना एक उद्देश्य था। क्या था भाई, उन्होंने लोगों को कहा था प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कि सादा जीवन और उच्च विचार। ये पश्चिम देश का कोई दार्शनिक था, लेखक उसके विचारों को आगे लेके आए हैं। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि सादा जीवन उच्च विचार, लेकिन इनका ये खुद का सेंटेंस नहीं था, इन्होंने उसको एक्सप्लोर किया, वो आगे लेके गए, फेमस किए हैं इसको भाई, ठीक है, इन्हीं के नाम से फेमस हुआ है। तो कहते हैं कि आइए हम सब अपने जीवन को सादा बना लें, ठीक है, और विचारों को उच्च बना लें। क्या मतलब होता है कि कहने का तात्पर्य है कि हमारा रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, ये सब कैसा होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, और जो हमारा बुद्धि है, विवेक है, विचार है, वो उच्च होना चाहिए। जैसे आजकल के लोग क्या करते हैं कि प्रायः एक दूसरे को सम्मान नहीं देते हैं, वो रेस्पेक्ट देना चाहिए। ये आपके बड़ी बुद्धि का, उच्च बुद्धि का प्रमाण होता है कि आप बहुत बड़े पद पे भी होते हुए भी अगर किसी छोटे या फिर अमूल्य या फिर किसी भी लोगों से पूरी मानवता के साथ, पूरे आदर सम्मान के साथ बात करते हैं, उनसे व्यवहार करते हैं, ये होता है उच्च बुद्धि का उदाहरण।
तो लेखक कहते हैं कि हमारा जीवन साधारण हो जाना चाहिए और हमारा जो बुद्धि है वो जो है उच्च हो जानी चाहिए, मतलब थिंकिंग हमारी है हाई हो जानी चाहिए। फिर आगे लेखक कहते हैं कि टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियन कैन नॉट हैव द हाई लिविंग एंड वी द फ्यू। ये भी तो सच है कि बहुत सारे लोग हैं, मिलियन ऐसे लाखों लोग ऐसे हैं अब जिनके पास बहुत बड़ी लाइफ स्टाइल नहीं है। हम इंडिया में रहते हैं एंड स्टिल मोर देन 40% पीपल लिव अंडर द लाइन ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पे अभी भी 40% या उससे अधिक लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे ही जीते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि हम सब चाहते हैं, हमारे यहाँ लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी वास्तव में अभी भी जो है लिविंग हाई नहीं है, ठीक है, उनका रहन सहन स्तर हाई नहीं है, लेकिन कुछ हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेज रन द रिस्क इन वैन सर्च आफ्टर हाई लिविंग और मिसिंग द हाई थिंकिंग। आज का समय ऐसा आ गया, आज का दौर ऐसा आ गया है कि लोगों ने इस सेंटेंस को बिल्कुल उल्टा कर दिया है। आज पूरी दुनिया में अधिकांश लोग, अपने भी देश में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो उच्च रहन सहन के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा सा घर होना चाहिए, अच्छी सी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा सा मोबाइल होना चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े, मतलब तरह तरह की चीज़ें हैं। तो यानी कि हमारी जो लिविंग है वो हाई है, बहुत बढ़िया खाना होना चाहिए। लोग आज चाउमीन खाते हैं, पास्ता खाते हैं, मोमोज खाते हैं, तरह तरह की चीज़ों को खाते हैं और ये सब बड़ी लाइक करते हैं, चाव से खाते हैं। लेखक कहते हैं ये सब नहीं चलेगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो आज, कई लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार के रहन सहन को, ऐसे पहनावा ओढ़ावा को, ऐसे खान पान को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि कई लोग हैं जो हमारे समाज में ऐसे हैं जो उच्च स्टैंडर्ड वाले लिविंग को पसंद करने लगे हैं और इसके चक्कर में उनकी जो थिंकिंग है वो गिर गई है। यानी कि हमारा जीवन उच्च हो गया और विचार नीचे, यानी कि जो है दब गया। जबकि लेखक ने कहा था कि हमारी लिविंग प्लेन होनी चाहिए और थिंकिंग हाई होनी चाहिए। लोगों का लिविंग हाई हो गया और थिंकिंग जीरो हो गया। आजकल बहुत कम लोग एक दूसरे को आदर सम्मान देते हैं। पहले एक दौर था कि बहुत रिस्पेक्ट मिलता था लोगों को, हमसे बड़े बुजुर्ग जान करके उनको रिस्पेक्ट देते। आज हमें ये पता, ये हमारे पापा तो ही हम रिस्पेक्ट देते हैं, बाकी दुनिया से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कौन है क्या है। बहुत जगह ऐसा देखा जाता है। तो लेखक वही कहते हैं कि आज का दौर ऐसा है, इसका समय ऐसा है कि हम सब कहीं ना कहीं अपने वो जो है हाई थिंकिंग को मिस कर रहे हैं और लिविंग हमारा हाई होते चला जा रहा है, ठीक है, वो बल्कि हमारी थिंकिंग प्लेन होते जा रही है। Civilization in real sense of term consists not in multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of the want। लेखक एक बार पुनः और आखिरी बार कहते हैं वास्तव में सभ्यता क्या है, इन रियल सेंस ऑफ टर्म। तो वास्तव में सभ्यता, लेखक कहते हैं कि कंसिस्ट नॉट इन मल्टीप्लिकेशन, हमारी इच्छाओं को बढ़ाने में नहीं है भाई, अनेकों इच्छा रखने में नहीं है, ढेर सारी इच्छाएं रखने में नहीं है, असंख्य इच्छा रखने में नहीं है, बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट। किस चीज में भाई, किन चीजों में है? तो कर अपनी इच्छाओं पर डेलिबरेट यानी जानबूझकर सोच समझ करके रेस्ट्रिक्शन लगाइए। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध, ठीक है, प्रतिबंध, वो भी कड़े, वॉलंटरी ना, कड़े प्रतिबंध लगाने में ही हमारी अपनी, है ना, लेखक कहते हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति है। दिस अलोन इंक्रीजेज एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट, क्योंकि एक यही चीज है जो अकेले हमारे अंदर भर भी देगी, ठीक है, और बढ़ाएगी भी और हमें प्रेरित भी करेगी। क्या चीज के लिए? तो कंटेंटमेंट लाती है। कंटेंटमेंट मतलब होता है संतुष्टि, तो ये हमारे अंदर संतुष्टि भर देगी, ठीक है। लेखक कहते हैं कि जिस दिन हम अपने इच्छा पर काबू पाने लगेंगे, इससे क्या होगा, हमारे अंदर संतुष्टि आएगी। संतोषम परम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख होता है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन जो है, इससे बड़ा सुख इस संसार में कुछ नहीं है। लेखक कहते हैं कि कंटेंटमेंट आएगा, आपके अंदर संतुष्टि आएगी, ठीक है। एंड रियल हैप्पीनेस, जो खुशी आप महसूस करेंगे ना जब अपनी इच्छाओं को त्याग देते हैं, अनेकों प्रकार की इच्छा होती है, आप उन्हें त्याग देते हैं, तो जो आपको खुशी महसूस होगी वो है वास्तविक खुशी होगी। एंड द कैपेसिटी ऑफ सर्विस, और तभी आपके अंदर ऐसी कैपेसिटी, ऐसी क्षमता आएगी कि आप लोगों की सेवा कर सके, ठीक है, लोगों की सेवा कर सके। A certain degree of physical harmony and the comfort is necessary, but above a certain level it become hindrance instead of help। लेखक कहते हैं कि एक सर्टेन डिग्री तक, ऐसा नहीं है कि आराम जरूरी नहीं है, लेकिन उसका एक निश्चित सीमा होना चाहिए। सर्टेन डिग्री ना, एक निश्चित लेवल तक, एक निश्चित स्तर तक हमारे लिए शारीरिक आराम जरूरी है, एंड कंफर्ट, ठीक है, इज नेसेसरी, बट एबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन जैसे वो अपने लेवल से ऊपर जाएगा, ठीक है, अपने एक निश्चित लेवल से ऊपर जाएगा,
तो लेखक कहते हैं इट बिकम हाइंड्रेंस, ये बाधा बन जाता है, इंस्टेड ऑफ हेल्प, ये हमारी हेल्प ना करके हमारे लिए बाधा बन जाता है। मतलब इसे आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास देते हैं, तो डॉक्टर एक पत्ता दवा देता है आपको खाने के लिए, मान लीजिए 10 टैबलेट का उसका एक पत्ता है, तो क्या करता है कि एक सुबह खाओ एक शाम को खाओ, और इस तरह से करके है ना 5 डेज तक, यानी कि लगातार आप जो है 1 2 3 4 5 5वें दिन तक 2 गोली रोज खाते जाइए। 5 दिन खाएंगे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। होता भी है। तो जब उस 10 टैबलेट को खाने से हमारी बीमारी दूर हो सकती है, इसे डॉक्टर ये जानता था, तो उसने ये क्यों कहा कि एक सुबह खाओ एक शाम को खाओ और अगले 5 दिन तक खाओ? वो ये क्यों नहीं कह दिया कि 10 को आज ही ले जाओ, आज ही खा जाओ, अभी तुरंत खा जाओ? दिक्कत हो जाता है। पावर होता है कैप्सूल का अपना, तो अगर एक ही बार खा लेते तो ओवरडोज हो जाता, और ओवरडोज हो जाता तो आपकी परेशानी खत्म होने के बजाय और बढ़ जाती। तो डॉक्टर कहता है कि एक खाओ, एक सुबह खाओ एक शाम को खाओ, 5 दिन तक खाओ। लेखक कहते हैं आराम जरूरी है, लेकिन कितना, उसका एक निश्चित सीमा होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा जब आप आराम करने लगेंगे ना, तो ये आपके लिए सहायक सिद्ध नहीं होगा, बल्कि यह आपके रास्ते का रुकावट बन जाएगा, बाधा बन जाएगा। देयरफॉर इसलिए द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट, जैसे आपकी हमारी इच्छा होती है कि हम बहुत सारी इच्छाओं को जन्म दें एंड सेटिस्फाइंग देम, फिर उन्हें संतुष्ट करें, सिम्स टू बी डिल्यूजन एंड अ स्नेयर। लेखक कहते हैं कि एक भ्रम है, एक जाल है, अपने ही द्वारा बनाए गए जाल में हम फंस जाएंगे। जब हमारी इच्छाएं अनंत होगी, बहुत सारी होंगी, अपनी इच्छाओं को खूब बढ़ाइए मत। लेखक कहते हैं द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड ऑफ द वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट द सर्टेन पॉइंट ऑफ डेड स्टॉप। लेखक कहते हैं कि चाहे आदमी बुद्धिजीवी क्यों ना हो, इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा विचारक ही क्यों ना हो, अगर वो अपने शरीर के सुख को पूरा करने के पीछे भागने लगे, भागते भागते एक दिन डेड स्टॉप पे पहुंच जाएगा, यानी मृत्यु के कगार पर पहुंच जाएगा, मरना उसका तय है, ठीक है, मर जाएगा। बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वायलेंटनेस। अब आपको ध्यान देना है कि आप विनाश के गर्त में चले जाए, अपने आप को बर्बाद कर लें, ठीक है, शारीरिक सुख के चक्कर में अपने शरीर को भी और अपने बुद्धि को भी भ्रष्ट कर लें। उन सब से पहले A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in the service of humanity. एक आदमी को चाहिए कि वह अपने हर सर्कमस्टेंसेस को, सर्कमस्टेंस का अर्थ होता है परिस्थिति, वह अपने जीवन के हर परिस्थिति को ऐसे अरेंज कर ले, अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना, वो इस प्रकार से व्यवस्थित कर ले कि जब वह ह्यूमैनिटी का काम करने चले, यानी मानवता का कार्य करने चले, तो उसके द्वारा किया गया कार्य उसके कार्य में बाधा न बने, ठीक है। जब वो सेवा का कार्य करने चले, मानवता का कार्य करने चले, तो उसका कार्य बाधा ना बने। क्या मतलब है इसका, कि हमें जीवन में ऐसा कार्य करना चाहिए कि जब भी हम कोई काम करने चले, लोग सराहना करें, ना कि हमें शक और संदेह की निगाह से देखने लगे। क्या मतलब इसका, इससे भी समझिए, जैसे एक चोर है और वो समाज सेवा का काम चालू करना चाहता हूँ, वो दिल से चाहता है कि समाज सेवा का काम करें। कितने लोग बिलीव करेंगे इस बात पर? उन्हें तो यही लगेगा ना, ये आदमी जाल बिछा रहा है, क्योंकि है चोर डकैत, ये आज जो है दान किससे देने लगा। अगर दान दे रहा है, इसका मतलब वो ट्रैप कर रहा है लोगों को, जाल बिछा रहा है, लोगों को फंसाएगा। आप कोई अच्छा काम करना चाहते थे, किंतु आपके द्वारा किया गया कार्य अब आपके लिए बाधा बन रहा है, जो भूतकाल में आपने किया था। अब वर्तमान में आप कोई सेवा करना चाहते हैं, मन से, तन से, धन से, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, समाज का कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और रीज़न है क्योंकि आपने भूतकाल में, अपने भूत में, पीछे वाले समय में, अतीत में आपने अनेकों गलत कदम उठाए हैं। लेखक कहते हैं हर इंसान को चाहिए कि अपने कल्चरल और फिजिकल, यानी शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को ऐसे मैनेज कर लें, ऐसे व्यवस्थित कर लें कि जब आप मानवता का कार्य करने चले, सेवा का कार्य करने चले, तो आपके द्वारा अतीत में किया गया कार्य आपका बाधा न बने, ऑन विच ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड। और एक आदमी को हमेशा ऐसा ही चाहिए कि वो अपनी सारी ऊर्जा को मानवता के कार्य करने में लगा दे, कॉन्सेंट्रेट, है ना, मानवता के कार्य में लगा दे। यानी फलान ढिकान अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है अपनी ऊर्जा को ऐसी जगह लगाइए, ठीक है, जहाँ मानवता का कार्य हो, सेवा का कार्य हो। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आप लोग का यहाँ पे हो जाता है समाप्त। पहला चैप्टर जो है आज आप लोग का समाप्त हो गया।
मैंने पहले भी आपसे हर वीडियो में एक रिक्वेस्ट किया है कि मेरे यूट्यूब चैनल कैप वर्ल्ड 71, कैप वर्ल्ड CAPWORLD 71, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए और इसे शेयर भी करिए। हर बार की तरह फिर से हम आपसे कहना चाहेंगे, आपका एक छोटा सा प्रयास हमारे हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हो सकता है। और जो है हम आपसे उम्मीद रखते हैं, तो प्लीज़ जो है आप वीडियो को देखें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए प्लीज़, ज़रूर कर लिया करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले चैप्टर में।